कहते हैं कि जिसकी भैंस उसकी लाठी। कहते हैं कि आज जिसके पास पैसा है न्याय भी उसी को मिलेगा। अगर एक इंसान गरीब है तो उसे न्याय की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही एक परिवार है जो न्याय मांगते मांगते उसकी जो 2 बेटियां हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं, और जो फिर पिता होता है वो भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो यहाँ वहाँ दौड़ता है, लेकिन जो उस पिता को है न्याय के बदले उसे मायूसी मिलती है और वो इतना परेशान हो जाता है कि वो लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ देता है, और वो भी अपनी 2 बेटियों की तरह वो भी आत्महत्या कर लेता है। तो इस कहानी को जानना है तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आदाब, शक्तिकाल, नमस्कार। मैं हूँ रज़िया अंसारी। हाईवे क्राइम तक में स्वागत है आपका। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक का परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ख्याल रख रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा चैनल नया है, आपके प्यार की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और कोई मुझे सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर। कानपुर में एक थाना लगता है घाटमपुर। घाटमपुर क्षेत्र में एक मजदूर परिवार रहता है। घाटमपुर क्षेत्र में ही मजदूर मजदूरी करता है। परिवार काफ़ी गरीब होता है और वो जो अपनी जीविका है ऐसे ही यहाँ वहाँ रहकर अपनी जीविका चलाता है। दरअसल वो जो परिवार होता है वो भट्टी वो जो ईंट बनाने की भट्टी होती है वहाँ पर काम कर रहा होता है। जहाँ जहाँ ईंट बनती है वो वहाँ पर काम की तलाश में जाते हैं और उनका परिवार जो है वहीं पर रहने लगता है। इसी तरह फरवरी महीने में वो परिवार घाटमपुर क्षेत्र में आया था और वहीं पर किराए का मकान लेकर रह रहा था। और जो उसका घर था, जाहिर सी बात है वो गरीब है तो उसका जो घर था वो काफ़ी मिट्टी का घर था जिसको वो किराए पे लिया था, और वहीं पर जो उसका परिवार है वहीं रह रहा था। और परिवार में काफ़ी बड़ा परिवार था। इसी परिवार में एक बिटिया रहती है जिसकी उम्र 16 वर्ष की होती है। वो अपने माता पिता के साथ रहती है। पिता की 5 संतानों में से वो दूसरी संतान थी, और जो 14 वर्ष की लड़की होती है वो उसके चाचा की लड़की होती है। उसके पिता के भाई भी ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए, यानी कि जो उनका परिवार भी था वो भी ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए आता है। वहीं कुछ मीटर दूरी पर जो ईंट के भट्टे का मालिक है वो भी रहता है। रामरूप और राज उनका पक्का मकान है और वो काफ़ी धनी है, बाहुबली है। जाहिर सी बात है कि ईंट के भट्टे के मालिक हैं तो धनी तो होंगे ही। लड़की के पिता और चाचा ईंटे के भट्टे पर वहीं काम करते हैं। परिवार इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन चला रहा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था कि तभी उनके घर में घुसते हैं। उनको पता था कि उनके घर में कोई नहीं है। सारा परिवार ईंट के भट्टों पर काम करने गया है और घर में केवल वो 14 वर्ष की लड़की और उसके चाचा की 16 वर्ष की लड़की केवल वही है। तो वो घर में घुसता है और घर में घुसते ही उनके साथ मारपीट करता है। फिर उसके बाद उन दोनों बच्चियों का वो बलात्कार करता है। बारी बारी करके दोनों उसका बलात्कार करते हैं और अपने फ़ोन में उनकी अश्लील फ़ोटो और अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उन धमकाते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो मैं ये वीडियो गांव में सबको दिखा दूंगा और तुम्हारे पापा को भी ये वीडियो दिखाऊंगा। अब बच्चे दरअसल नाबालिग होती है तो वो डर जाती है और वो कहता है कि मैं तुमसे जो कहूँगा तुमको वो करना पड़ेगा और मैं तुमको जब भी बुलाऊँ तुमको मेरे पास आना होगा। और कहता है अगर तुम मेरे पास नहीं आए और ये बात अगर तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हारी वीडियो है सबको दिखाऊंगा। अब ऐसे में जो बच्ची हैं, दोनों बच्ची नाबालिग होती हैं, दोनों बहुत डर जाती हैं। फिर क्या था, जब भी वो लड़के उनको बुलाते वो उनके पास जाती और जैसा जैसा वो कहते वो करती। वो उनके पास जाती तो जो लड़के हैं उनको शराब पिलाते, उनको बीड़ी पिलाते और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते और तरह तरह की उत्पीड़नाएं उनको देते। ऐसे में जो लड़कियां थी वो काफ़ी अब परेशान हो चुकी थी। आखिर वो उनकी बात कब तक मानती, क्योंकि उनके साथ जो उनकी ज़्यादतियाँ थी, वो जो उनको यातनाएं देते थे
वो बिल्कुल दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब वो कितना ज़्यादा सहें, उनकी जो सहन शक्ति है वो ख़त्म हो गई थी। ऐसे में करीब बुधवार की शाम को 6 बजे जो 16 वर्ष की लड़की होती है वो अपने घर पे आती है और घर पर खाना बनाती है और अपने घर वालों को प्यार से परोसती है। अपने पिता को खाना खिलाती है बड़े प्यार से और भाई को भी खाना परोसती है। फिर वो खुद भी खाना खाती है और अपने पिता से ये कहकर जाती है कि पिताजी मैं खेत जा रही हूँ टॉयलेट करने के लिए। तो दरअसल आज भी गाँवों में जो टॉयलेट है उसकी सुविधा नहीं है। आज भी गाँव में आपको टॉयलेट देखने को नहीं मिलेगी। आज भी जो महिलाएं हैं गाँव की वो शौचालय के लिए उनको खेत जाना पड़ता है, यानी खुले स्थानों पर उनको टॉयलेट करना पड़ता है। हालांकि सरकार जागरूक भी है और कई इस तरह की योजनाएं वो लेकर आई है, लेकिन फिर भी आज कई गांव उससे वंचित हैं। तो फिर वो जो लड़की जाती है और काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। फिर जो उसके पिता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि 6 बजे लड़की गई थी और अभी रात के 8 बज चुके हैं, इतनी रात हो गई है, अभी वो लड़की आई क्यों नहीं, हमारी बिटिया अभी घर क्यों नहीं है। फिर वो अपनी बिटिया को खोजते खोजते फिर वो अपनी बिटिया को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वो यहाँ वहाँ खोजते हैं, फिर एक खेत में जाते हैं। फिर वो जब खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि अंधेरे में एक शव लटक रहा है पेड़ से। अब वो उसके पास नज़दीक से जाते हैं तो फिर उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो जो फंदे से लाश लटक रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बिटिया होती है और साथ ही साथ उनके चाचा की 14 वर्षीय बिटिया होती है। अब वो देखकर बिल्कुल रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और फिर उसके बाद से लाश को नीचे उतारा जाता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है। फिर वो जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि दरअसल ये जो गैंग रेप है ये ठेकेदार के ईंट भट्टे का जो मालिक है उसके बेटे और भांजे ने किया है। उनके पिता के कहने पर जो पुलिस होती है वो FIR तो नामजद दर्ज कर लेती है, लेकिन कार्रवाई करने पर वो टाल मटोल करती है क्योंकि वो बाहुबली था और काफ़ी पैसे वाला था। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कि पहले ही कहा कि अगर एक गरीब व्यक्ति है तो वो न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है, और जो पुलिस है उसको न्याय कैसे दिलाएगी और कैसे न्याय देगी, क्योंकि वो तो गरीब है। तो परिवार होता है वो न्याय के लिए काफ़ी दौड़ता है क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। फिर जो पुलिस वाले होते हैं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके नाम पर बस एक खेल खेलते हैं। फिर एक दिन जो ठेकेदार होता है वो उसके घर जाता है और जो लड़की के पिता को धमकाता है और इस पर दबाव डालता है कि जो FIR है वो अपनी वापस ले ले और वो उनके बेटों का नाम ना बताए किसी को। फिर वो जो उसके पिता होते हैं उनको न्याय चाहिए था। वो न्याय के लिए, अपने बेटी के न्याय के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। थाने में जाते हैं और कहते हैं कि जो लड़के वाले हैं उनका दबाव है कि मैं जो अपनी कंप्लेन है उसको वापस ले लूँ, लेकिन मैं अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूँगा। और कहीं ना कहीं जो थानेदार होता है उसका भी यही कहना होता है कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए और आपस में आप लोग सुलह कर लीजिए। लेकिन जो लड़की के पिता होते हैं वो सुलह करने को तैयार नहीं होते हैं। फिर जो ठेकेदार होता है और उसकी पत्नी उनके घर जाते हैं और उसको काफ़ी डराते धमकाते हैं। इस तरह यही सब कुछ चल रहा होता है। और लड़के के जो घर वाले थे वो काफ़ी बाहुबली थे, तो उनका वो दबाव था कि वो इस केस को कुछ पैसा दे के और डरा धमका के इस केस को यही ख़त्म कर दे। लेकिन जो लड़की का पिता होता है, गरीब पिता, वो अपने बेटी के लिए न्याय मांगता है और उसको जो उसके बेटे के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किए, बलात्कार किए, उन वो बलात्कारियों को जेल के सलाखों के पीछे भिजवाना चाहता था। यही बस उस पिता का जुर्म था। फिर क्या था, पिता भी एक दिन जब परेशान हो जाता है, इधर उसको धमकी मिल रही है, उधर पुलिस वाले भी जब उसकी बात सुन नहीं रहे होते हैं, तो एक शाम वो भी अपनी लड़की के साथ साथ वो भी आत्महत्या कर लेता है। फिर उसके बाद से जब ये खबर गांव वालों को लगती है, अब फिर ये जो बात है हर जगह सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे हर जगह फैल जाती है और ये खबर तेज़ी से वायरल होने लगती है। फिर जाकर जो पुलिस है वो सख्ते में आती है और दोनों को गिरफ्तार करती है।